बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7 मई है और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें हैं मेरे पास जिस पर मैं तफसील से बात करूँगा। पहली खबर, राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ ने एक खौफनाक प्लान तैयार किया है, इसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे। और दूसरी अहम खबर, वीडियो स्कैंडल के किरदार अब बेनकाब हो रहे हैं। कब, किसने, किसको क्या पैगाम दिया, आज की वीडियो में होश शुबा इंकशाफात में आपके सामने रखूंगा। और गवर्नर हाउस पर हल्ला बोलने की तैयारी की जा रही है। कल मरीम नवाज ने एक बयान दिया और वो बयान पाकिस्तान की अफवाज के बारे में था। फौज अब तक क्यों खामोश है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज ने क्या खौफनाक प्लान तश्कील दिया है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि कप्तान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत को जबरन घर भेजा गया, एक आईनी शक्ल देकर घर भेजा गया, अदालतों को रात को लगाया गया, उस दिन से खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, इसमें कभी नहीं आई। आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स देख लें, रिकॉर्ड ट्रेंड्स जो ट्विटर की तारीख में कभी ऐसे नहीं बन पाए, खान साहब ने बनाए। पाकिस्तान से बाहर एहतजाज की अगर बात की जाए, लंदन में इतने बड़े एहतजाज हर इतवार जो किए जाते हैं, इससे पहले कभी भी तारीख में लोग सड़कों पर नहीं निकले। लोग ये समझते थे कि खान साहब की हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने ये फैसले किए, जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, उनका ये ख्याल था, लेकिन ये उनके लिए भी एक सरप्राइज था। खान साहब के सरप्राइजेस का सिलसिला जारी रहा और ना सिर्फ पाकिस्तान के फैसला साज हलकों को सरप्राइज दिया, बल्कि मुत्तहिदा हुकूमत को भी सरप्राइज दिया। और आपको बता दें कि खान साहब के खिलाफ पहले इन्होंने स्कैंडल्स निकालने की कोशिश की, उसके बाद कानूनी तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश की, तोशाखाना, और फिर अब गोशवारों की बात करते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें खान साहब की मकबूलियत में किसी सूरत भी कमी वाक़या करने में नाकाम रही और किसी सूरत भी हमने मकबूलियत का जो ग्राफ था गिरता हुआ नहीं देखा। 4 जलसे हुए, मकबूलियत आपके सामने है। अब नए जलसों का आगाज़ कर दिया गया, वो आपके सामने है। दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस खान साहब की तकरीरों को, खान साहब का जो फ्यूचर का प्लान है पाकिस्तान के बारे में, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसकी हेडलाइंस बन रही हैं। खान साहब की बातें हेडलाइंस बन जाती हैं, मरीम नवाज की बातें हेडलाइंस नहीं बनती, राना सनाउल्लाह की बातें हेडलाइंस नहीं बनती, नवाज शरीफ की बातें, साजिशें जो लंदन में बैठकर वो कर रहे हैं, वो हेडलाइंस नहीं बनती। आज हेडलाइन अगर कोई चीज़ बन रही है तो खान साहब की शख्सियत है, खान साहब की बातें हैं, खान साहब का वो विजन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात व्यूअर्स इसमें ये है कि हुक्मरान, सियासतदान जब इक़्तिदार से बाहर हों तो ये कहते हैं कि हम कोशिश करके दोबारा हुकूमत बनाएंगे, हमारे खिलाफ साजिश की गई, हमें इक़्तिदार में वापस लाया जाए, हमारी कुर्सी को जिस तरह गिराया गया इसके खिलाफ एक तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन खान साहब की अप्रोच ही टोटली डिफरेंट हुई। राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज क्या साजिश कर रहे हैं, डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि खान साहब ने कौम के सामने एक बात यह रख दी कि अगर कौम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत दी तो वो हुकूमत बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा सादगी किसी लीडर की नहीं हो सकती और हकाइक भी यही हैं। अगर मुल्क के अंदर खान साहब दोबारा इलेक्शन होते हैं और 160-70 सीटें लेकर इक़्तिदार में आ गए तो शायद उसका ये फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि इस वक्त मुल्क एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहां पर एक अक्सरियत चाहिए निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए। लोग ब्लैकमेलिंग का जो कल्चर था, लोटाइज्म का जो कल्चर है, वोटों नोटों का जो कल्चर है, इसे दबाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसका प्लान लंदन में बन रहा है और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनमें नवाज शरीफ खुद, यानी शहबाज शरीफ को इसके हवाले से इंटीमेट नहीं किया जाता और राना सनाउल्लाह साहब डायरेक्टली इन लाइन है नवाज शरीफ साहब के साथ और तमाम फैसले वहाँ से किए जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमजा शहबाज को भी बताया नहीं जाता। हालात ऐसे थे, हुकूमत को घर भेजना था और फिर अगर ये कहा जाए कि मुल्क के अंदर एक डमी वज़ीर-ए-आज़म है, मुल्क के अंदर पंजाब सूबे के अंदर एक डमी वज़ीर आला है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक माह गुजर गया। जिस तरक्की की ये बात करते थे वैसे ही तरक्की नहीं ला सके और प्रोग्राम्स जिनका वो जिक्र करते रहे हुकूमत से बाहर रहकर अपोजिशन के अंदर, वो चीज़ें पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। अब मरीम नवाज ने और राना सनाउल्लाह ने एक प्लान बनाया है और प्लान ये है कि खान साहब की मकबूलियत को किस तरह कम करना है। मैंने पिछले 16-17 बरस से जो जर्नलिज्म की और जब हमने वकला
की जो मूवमेंट थी मुल्क के अंदर देखी तो मैंने एतजाज़ अहसन को नज़रबंद होते हुए देखा, मैंने जजेस को नज़रबंद होते हुए देखा, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ थे जो मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर वो जो लोग जो इनके मिडल मैन थे, जो कॉन्टेक्ट्स में थे बहुत सारे जजेस के, ले जाया जाता। और वो हालात मैंने देखे जब मुशर्रफ का दौर था और किस तरह तहरीक को कुचल करने के लिए हथकंडे अपनाए गए। मिसाल के तौर पर लंबी लंबी लिस्टें तैयार की गई कि किसको गिरफ्तार करना है, किसको पकड़ना है। आज भी वही काम किया जा रहा है। जब तहरीक चलेगी, जब खान साहब घर से निकलेंगे तो उनका रास्ता कैसे रोकना है। नंबर 1 क्या किया जाएगा, खान साहब जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि खान साहब बनीगाला में उन्हें शायद बंद कर दिया जाए, नज़रबंद हो गए तो शायद वो तहरीक और वो जो कॉल जो उन्होंने देनी है लॉन्ग मार्च की, शायद वो वहीं पर दम तोड़ जाए। इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब के साथ साथ अगर वो कहीं पर भी मौजूद होते हैं, अगर बनीगाला में नहीं है और प्लान बी बना लेते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं जहां भी वो मौजूद होंगे उनको गिरफ्तार किया जाए या फिर उसी जगह को एक सब जेल करार दे दिया जाए। इस तरह का भी काम हो सकता है, यानी नज़रबंद कर दिया जाएगा। माजी के अंदर बहुत सारे लोगों को नज़रबंद किया गया और यही वो हथकंडा है जो अपनाया जाएगा। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद मजीद लोग जो जिनको निशाना बनाया जा सकता है, इनमें शेख रशीद साहब हैं। वो तो बार बार ही कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह को उन्होंने ओपन चैलेंज दिया कि आप लॉन्ग मार्च का क्यों इंतजार करते हैं, आप मुझे पहले गिरफ्तार कर लें। और फिर मुराद सईद, कासिम सूरी, अली जैदी, इसके अलावा वो तमाम लोग जो खान साहब के करीब हैं, इनको गिरफ्तार किया जा सकता है एक मोमेंटम तोड़ने के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इतलात आ रही हैं और जिस किस्म का प्लान तरतीब दिया जा रहा है, अगर इस पर 1% भी अमल किया गया तो शायद हालात ख़राब हो जाएंगे। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वक्त बाहर आ रही है नून लीग की प्लानिंग डेस्क से, ये भी किया जा रहा है कि शायद जो बाखबर सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि एक टीम तैयार की जाएगी, जिस तरह गुल्लू भट्टों की एक टीम थी, और इंतशार फैलाया जाएगा मुल्क के अंदर। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी ड्यूरिंग द लॉन्ग मार्च के कहा जाए कि जनाब मुल्क के हालात ख़राब हो गए, लिहाजा खान साहब को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये भी मुमकिन है। और इस किस्म के मुख्तलिफ प्लान जो हैं वो मरीम नवाज की गाइडेंस के अंदर, रहनुमाई के अंदर इस वक्त तरतीब दिए जा रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ किया गया तो मैं आपको जो सोर्सेज हैं, जो इन्हें इतला दी गई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की तरफ से भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी खान साहब को बता रहे हैं कि उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही है। अगर राना सनाउल्लाह ने अपना ज़ाती इंतकाम लेते हुए खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, खान साहब हेडलाइंस में होंगे, राना सनाउल्लाह साहब हेडलाइंस में नहीं होंगे, और ये तहरीक हेडलाइंस में होगी जिसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, दूसरी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत को जिस भोंडे अंदाज से इक़्तिदार में बिठाया गया और अब उनके लिए यानी उसको संभालना मुश्किल हो गया। अब तक की जो पिछले 1.5 माह की जो परफॉर्मेंस है, तकरीबन 1 माह की परफॉर्मेंस आपके सामने है। मुल्क के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ती रही। वो लोग जो कंपैरिजन करते थे, और मैं तो हैरान इस बात पे था कि DGI-SPR ने भी आकर कहा कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गई, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और एक बेहतरी आई है। तो फिर पाकिस्तान के इदारों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हालात मुल्क के आज भी वहीं पर खड़े हैं। आपने चेहरे बदल दिए, और चेहरे बदले क्यों? इसलिए बदले ताकि कुछ खास मकासद को हासिल किया जा सके। अब कोशिश ये की जा रही है पंजाब के अंदर, और ये जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि आइंदा 3-4 रोज में गवर्नर हाउस पर दोबारा धावा बोला जाएगा। आज मेरी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशरफ हुसाब से तफसील से बात हुई और कुछ चीज़ों पे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की, और कुछ पर उन्होंने मुझे ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ें बताई। और आइन के हवाले से, कानून के हवाले से वो ये कहते हैं कि जब आपने गवर्नर हाउस के दरवाजे आप खोल सकते हैं आम पब्लिक के लिए, तो फिर वहाँ पर पुलिस भी जा सकती है, बाकी लोग भी जा सकते हैं, और जो लोग आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन्हें उठाकर बाहर भी फेंका जा सकता है। उन्होंने और भी मजीद बहुत सारी बातें कही थी। मैं कोशिश करूँगा, कल उनसे मेरी मुलाकात है और टेलीफोन पर उनसे मजीद जो है वो इन्फॉर्मेशन भी ली जा सके, क्योंकि अब वो अटॉर्नी जनरल उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले भी वो अटॉर्नी जनरल रहे और उन्होंने नून लीग के केसेस का भरपूर दफ़ा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बड़े अपने पेशेवराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए इस्तेमाल किया भी, और एक नून लीग के हलकों के अंदर उनकी अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टैंडिंग भी है।
اب کپتان نے خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ صدر عارف الوی کو اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کو ہدایت دی ہے کہ منحرف اراکین کے فیصلے تک امپورٹڈ حکومت کے کسی بھی فیصلے کو، یعنی جتنے بھی یہ کام کرنے جا رہے ہیں آگے، اس کو آگے نہیں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ پلان یہ ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری یقیناً استعمال ہوں گے اور گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں منحرف اراکین کی تاحیات نااہلی اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ریفرنس اس وقت موجود ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ اگر یہ فیصلے ماضی میں بر وقت آ جاتے تو آج جو ملک کے اندر ہوا شاید یہ نہ ہوتا، اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ویورز، جو تیسری ہماری خبر ہے کہ آڈیو ویڈیو سکینڈلز کے حوالے سے اور پھر مریم نواز نے جو ٹویٹ کی، میں اس پر جانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے اور خصوصاً اس وقت جو ایک آرمی کے ایک جنرل کی تذلیل کی جا رہی ہے بیانات دے کر، اس کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ ماضی میں پاکستان کے بہت سارے یوٹیوبرز نے، اور یوٹیوبرز میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یوٹیوبرز ہیں، اور جنہوں نے صرف اور صرف کسی کے کہنے پر اپنی کسی خاص فرد کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے پلیٹ فارمز بنائے، اور صحافت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ٹرولز ہیں جو یہ آواز آگے پہنچاتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک باقاعدہ طور پر شو کاز نوٹس جاری انہیں کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں فون کیا جب یہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے مریم اورنگزیب نے بھی یہ کہا تھا کہ پشاور سے فون آ رہے ہیں اور ہم پھر اس شخص کا نام لیں گے۔ آج الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں کہ عمران خان بے فیض ہو گئے، عمران خان کے کان جو سنتے تھے اب وہ وہاں سے وہ چیزیں انہیں سنائی نہیں دے رہی، آنکھیں جو ہیں وہ ان سے محروم ہو گئے۔ وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ فیض حمید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی سپورٹ حاصل تھی۔ اب یاد رکھیے گا پاکستان کے ادارے جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ان کی ایک سپورٹ موجود ہوتی ہے۔ خان صاحب نے فیض حمید کا یہ جو کومبو تھا اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ فیض حمید صاحب کی بہت ساری تصویریں بھی افغانستان سے وائرل ہوئی، اور وہ امریکہ کی اوبویسلی انخلاء اور طالبان کے ساتھ گفتگو، اور پھر خان صاحب کی جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کہ امریکہ کے سی آئی اے کے بہت سارے اڈوں کو پاکستان سے ختم کرنے میں خان صاحب کا ہاتھ تھا، اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ فیض حمید صاحب پیش تھے۔ جیسا خان صاحب کو اسکرین سے ایک دم غائب کر دیا گیا، ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، اسی طرح فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آج پاکستان کے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ اس وقت جو نوٹیفیکیشن، جو شو کاز نوٹس کی خبر چلائی گئی، اس پر کیوں رد عمل نہیں آیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں خاموش رہے؟ پاکستان کے ادارے کیوں خاموش رہے؟ اس کا سوال بنتا ہے، ان اداروں سے بنتا ہے۔ آج مریم، جس کی کوئی حیثیت نہیں، صرف اس کے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، لوگوں کے سرکاری پیسوں پر ایک جلسہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 4 سے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، لوگ پہنچتے نہیں ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، اور اس جلسے میں کھڑے ہو کر ایک ایسی خاتون پاکستان کے اداروں کے ایک جنرل کے بارے میں بات کرتی ہے اور باقاعدہ نام لیتی ہے کہ عمران خان بے فیض ہو گیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں سوال نہیں کرتی؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید فوج کے اندر ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تفریق پیدا نہیں کی جا رہی، تفریق پیدا ہو چکی ہے، اور کر کون رہا ہے؟ وہ مریم نواز کر رہی ہیں، اور اس پر خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فی الفور ایک پریس کانفرنس کریں اور اس میں کہیں کہ آپ آرمی کے جنرلز کا نام لینا بند کر دیں، اور اس کے پیچھے ویورز ایک اور بھی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور جو انفارمیشن اور جو میری نون لیگ کے بہت سارے لوگوں سے جو گائے بگائے بات ہوتی رہتی ہے، جو انفارمیشن ہمارے سے شیئر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دوں کہ نون اور شین کے درمیان اور یہ باقاعدہ ایک دیوار اب کھڑی ہو چکی ہے، اور ایک تفریق ہے۔ شاہد خاقان عباسی جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ان کے بیانات اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح باقی لوگوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ مریم نواز کو دکھ ہے کہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے ایک ڈیل ہوئی، لیکن نون لیگ کے حصے میں کچھ نہیں آیا، سب کچھ شین لیگ کو مل گیا۔ ان کے کیسز بند ہو گئے، نہیں ہوئے، پاسپورٹ نہیں ملا، نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آ رہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب
मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो ज़रूर हैं, लेकिन शायद वो इम्पैक्ट पैदा नहीं कर पाएंगे और एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वो सामने आए। अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है, लोग कहते हैं बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और मुल्क का सरबराह होना, इस दोनों फ़र्क बातें हैं। मरीम नवाज़ का ये सब कुछ करना और नून लीग के अंदर से जो खबरें बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक एक गम और गुस्सा पाया जाता है। मरीम नवाज़ और नून लीग लंदन कैंप के अंदर इसलिए पाया जाता है क्योंकि उनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें कि मफाहमत और मज़ाहमत साथ साथ चल रही है। मफाहमत जिन लोगों ने शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह की मफाहमत की, हुकूमत में अपना एक हिस्सा बनाया और आखिरकार जो उनकी ख्वाहिश थी कि एक बार वो वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बन जाएं, तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, लेकिन नवाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं आया। तो अब मज़ाहमत और मफाहमत साथ साथ चल रही है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, और आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, टैग करें DGI-SPR को, सवाल करें, और ये सवाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम कर रही है। चाहे आर्मी का कोई भी जनरल हो, अगर ये लोग हुकूमत में होते हुए उस पर तनकीद करेंगे तो इसका जवाब ज़रूर आना चाहिए। आप रूल आउट नहीं कर सकते। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो क्रेडिट है वो खान साहब को ज़रूर जाता है, क्योंकि खान साहब ने इस तरह पाकिस्तान की हिफाज़त के बारे में वो बातें नहीं की जो पिछले 1.5 बरस से मरीम नवाज़ उनके वालिद साहब करते रहे। इसके बावजूद वो हुकूमत के अंदर है। खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि लोकल हैंडलर्स की वो बात करते हैं, और फिर इससे पहले वो ये कह चुके कि मुल्क का सरबराह तो मैं था। ये किसको कह रहे थे कि आप मुल्क के अंदर एक रजीम चेंज होगी और जो मरासला दिया गया। जो इंटरेस्टिंगली एक ट्वीट किया गया है मरीम नवाज़ की तरफ से, वो कहती है कि मुझे नहीं ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके कि इमरान खान ने मुझे दोबारा जेल में डाला, सज़ाए मौत की चक्की में रखा, बिना किरदार खुशी पर यकीन रखती हूँ, ना ज़ाती इंतकाम पर। इंसान की ज़ाती और निजी ज़िंदगी उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। बराए मेहरबानी मुझे इस गन से दूर रखा जाए। हैरानगी की बात यह है कि मरीम नवाज़ ने ये बात तो कर दी, लेकिन शायद वो बाजी के बयानात भूल गई जो वो बुशरा बीबी के बारे में कहती रही, जो फरा और खान साहब की बनी काला के हवाले से बातें करती रही। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया के ट्रेंड्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि किस तरह खान साहब की किरदार कुशी की गई। अब ज़राए हमारे क्या कंफर्म कर रहे हैं? ज़राए कहते हैं कि ये वीडियो स्कैंडल गुज़श्ता 2 साल से जो टीम तैयार कर रही थी, इसकी क़यादत में मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद कर रहे हैं। ये वो 2 शख्सियात हैं, याद रखें व्यूअर्स, कि जो डॉन लीक्स के भी मनसूबा साज थे। बाद में जो परवेज़ रशीद के साथ हुआ वो आपके सामने है। अगरचे इन्हें अब भी कुछ हसास अदारे वार्न कर रहे हैं, इस हद तक ना जाएं। इस वीडियो और ऑडियो स्कैंडल के कुछ अहम नकात जो मैं आपके सामने रख देता हूं, 1 बाय 1 वीडियोस। बनी काला कहां कहां की बनाई गई हैं, किस किस के पास मौजूद हैं और दुनिया के किस किस ममालिक में बाकायदा इस पर काम किया गया। वीडियोस बनी काला, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, नैब, जजेस, और इसके अलावा शायद फरा नामी खातून जो हैं, इनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 25 के करीब ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये तमाम इदारे ऐसे हैं, अगर आपने इनको ब्लैकमेल कर लिया तो फैसले आपके हक में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन जिस तरह का बिहेव कर रहा है, तो शायद लोग और ये आवाज़ भी उठ रही है कि जनाब कुछ तो ऐसा है जिसको बुनियाद बनाकर या बेस बनाकर बाकायदा एक ब्लैकमेलिंग का काम किया जा रहा है और बाजार गर्म है। फिर नैब, ऑब्वियसली नैब के अंदर आपके बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप ब्लैकमेल करेंगे चेयरमैन नैब को और बाकी लोगों को, तो फिर काम जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर इसके अलावा इससे पहले भी माजी में जज अरशद मलिक की वीडियो भी मंजरे आम पर आई और जो कुछ होता रहा, किस तरह इसको इस्तेमाल किया गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मरीम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जज अरशद मलिक की वीडियो को रखा और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये तो उनका एक ज़ाती मामला है। फिर इसके बाद आपको याद होगा राना शमीम वाला एपिसोड होता है, जस्टिस साकिब निसार साहब का एपिसोड हुआ। ये तमाम जो मौजूद हैं, रूह रवा हैं, ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स के, ये घराना है जो इनकी सियासत है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिनकी सियासत अब इस नहज तक आ गई कि लोगों को ब्लैकमेल करके आप अपना नाम बनाएं और हुकूमत के अंदर आएँ। अच्छा, अब परवेज़ रशीद पार्टी कायद मरीम के हुक्म पर 2 साल से इस मंसूबे पर बाकायदा काम कर रहे हैं। यानी ये उनकी पार्ट टाइम पहले जॉब थी, अब इनकी फुल टाइम जॉब हो गई है। डॉन लीग्स पार्ट टाइम एंड नाउ इट इज़ फुल टाइम जॉब। अच्छा, इसके बाद आज़म खान साहब की कोई ऑडियो वीडियोस का भी जिक्र किया जा रहा है कि शायद कोई ऐसी ऑडियो वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। और अब अगर ये वीडियोस आती हैं जिस तरह हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इनकी हकीकत क्या है।
तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस हवाले से हसास अदारों ने पहले ही इतला दे दी थी और अभी भी हसास अदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। वो जो लोग समझते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, फौज के अंदर से भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। हसास इदारे भी खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। वो लोग जो समझते हैं कि मुल्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट हुकूमत को लाया गया, जिनके पास शवाहिद मौजूद हैं, इन इदारों के पास मौजूद होंगे ना, जिनसे कहा गया कि जनाब इन्वेस्टिगेशन भी करवाई, हालांकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मरासले के हवाले से वो बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं कि मुल्क के अंदर इंपॉर्टेंट हुकूमत कौन लाने वाले थे और अब किस किस्म का लायामल तैयार किया जाएगा। ऑडियोज, वीडियोस और फिर इसके बाद जिसमें जो लोग शामिल हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि जब तक ये ऑडियोज, वीडियोस और कुछ सब्सटेंशियल चीज़ें हमारे सामने ना आ जाएं, इनका नाम लेना मेरा ख्याल है कि सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक टीवी चैनल का मालिक, बल्कि 2 मालिकान जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया है। इसके अलावा खान साहब की एक करीबी रिश्तेदार भी हैं, जो पहले रिश्तेदार थी अब नहीं है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक किरदार है लाहौर से, ये किरदार बहुत ही अजीब सा है। यानी मैं इस खातून के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, दुनिया टेलीविज़न के ज़माने से मुझे अच्छी तरह याद है कि ये किस तरह की खातून थी। और ये जो प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते थे, उनके कमरों में जाकर बैठ जाया करती थी और धौंस के साथ ज़बरदस्ती अपने आप को प्रोग्राम्स में इन करवाती। ये इनका किरदार है। और किरदार से थोड़ा सा आपने जो हिजे हैं और प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यानी किरदार से, बाकी जिन लोगों को इनका नाम पता है वो जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब प्लानिंग ये है कि इधर से लोग, खान साहब अपनी जो तहरीक चला रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, उसके बाद मीनवाइल एक ऑडियोज वीडियो का सिलसिला शुरू किया जाए, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाए। जो गोगी भट्ट जिस तरह के करैक्टर्स हैं, गुल्लू भट्ट जैसे करैक्टर्स हैं, इनको एक्टिव किया जाए। ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए कि मुल्क में कि वो लोग कहें कि जनाब हालात ख़राब हो गए, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लिहाजा हम खान साहब को लॉन्ग मार्च नहीं करने देंगे। और इन करैक्टर्स क्या करेंगे, इन ऑडियोज वीडियोस को गाहे बगाए रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, हालात इतने सादा नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, खान साहब को खुदारा अंडर एस्टिमेट मत करें अपने लिए, क्योंकि अब तक जितने भी हालात हमारे सामने हैं, वक्त ने ये साबित किया है कि खान साहब को निकाला गया, इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया, और अब आने वाले दिनों के अंदर हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे अगर खान साहब को नज़रबंद किया गया या गिरफ्तारी की गई। चूँकि इस मुल्क के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है व्यूअर्स कि लोग बग़ैर किसी क़यादत के बाहर निकल रहे हैं, उनका कलम चल रहा है बग़ैर किसी क़यादत के। ये तहरीक है, एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन इस पाकिस्तान में आ चुकी है, और इस सॉफ्ट रेवोल्यूशन को पाकिस्तान के इदारे तो देख ही रहे हैं। एक उनका जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हो रहा है। बाहर की दुनिया बहुत क्लोजली देख रही है और समझती है कि खान साहब उनके लिए और जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए कितना बड़ा ख़तरा है। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।